शुभम ने रजनी से लव मैरिज की थी। शुभम को ऐसा लगता था कि रजनी से अच्छी लड़की उसे कभी मिल ही नहीं सकती थी। शुभम के माता पिता को रजनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। रजनी के बारे में उन्होंने पता किया था और पता चला था वह बहुत बदतमीज और मुंहफट किस्म की लड़की है, जो कि सच था। रजनी ने सच में शुभम को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा रखा था और वह बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। पर शुभम के सामने उसने अपना यह रूप कभी दिखाया नहीं था, क्योंकि उसे पता था शुभम बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से माँ बाप का इकलौता बेटा है। रजनी ने बहुत सोच समझकर शुभम को अपने जाल में फंसाया था। शुभम के माता पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था और शुभम उनका इकलौता वारिस था। इसके अलावा शुभम खुद भी बहुत बड़ी जॉब करता था और बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी। रजनी को पता था अगर शुभम से उसकी शादी हो गई तो वह जिंदगी भर ऐश करेगी। रजनी के माता पिता भी रजनी की तरह बदतमीज और मुंहफट थे और जब से उन्हें पता चला था कि रजनी और शुभम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शुभम के घर परिवार के बारे में उन्हें पता चला था, तो उन्हें लगा था रजनी को तो इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता और कुछ भी हो जाए रजनी और शुभम की शादी तो वह करवा कर ही रहेंगे। शुभम के माँ बाप ने शुभम को लाख समझाया, लेकिन शुभम रजनी के प्यार में पागल हो चुका था और वह रजनी को छोड़कर किसी और से शादी करने को तैयार नहीं था। शुभम के माता पिता ने हार कर बोला, तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मारो और कल को हमें कुछ मत बोलना, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि रजनी क्या है। और इस तरह से शुभम और रजनी की शादी हो गई। रजनी शुभम के घर में आ चुकी थी, वह भी बहू बनकर। अब तो रजनी को लग रहा था कि इस सारी जायदाद की वह इकलौती मालकिन है, कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता। उसकी सारी जिंदगी ठाठ से गुजरेगी। शुरू के कुछ दिन तो इसी सब में निकल गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, शुभम भी बहुत खुश था। उसके बाद रजनी और शुभम हनीमून के लिए सिंगापुर चले गए। रजनी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर। शुभम पानी की तरह पैसे बहा रहा था रजनी के ऊपर और रजनी बिल्कुल पागल हो रही थी कि वह इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती मालकिन बन चुकी है। शुभम रजनी के प्यार में पागल था और रजनी शुभम के पैसों में। खैर, इसी तरह से लगभग 2 महीने बीत गए और अब सामान्य जीवन शुरू करने का वक्त आ चुका था। शुभम ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब रजनी घर पर अकेली थी। रजनी की सासू माँ ने बोला, देखो रजनी, तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी, तो सब कुछ देख समझ लो क्या कैसे करना है। रजनी ने अपने मुंहफट अंदाज में बोला, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं। काम तो नौकर करते हैं। नौकर बनने के लिए मैंने इतने अमीर खानदान में शादी नहीं की। आप तो बस मुझे तिजोरियों की चाबियां दे दीजिए, कहकर रजनी हंसने लगी और वहां से चली गई। अब तो शुभम की माँ को पूरा यकीन हो चुका था कि शुभम ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। उसने तो बहुत कोशिश की थी शुभम को समझाने की, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। अब उसे जो कुछ भी झेलना पड़ेगा उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। उसके माँ बाप बस दुखी हो सकते हैं। रजनी दिन भर एसी रूम में बैठकर टीवी देखती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती या फिर मूवीज देखने के लिए निकल जाती। साथ में अपने माँ बाप और भाई बहन को भी लेकर जाती और बिल रजनी ही पे करती। कभी कभी तो वह अपने मायके वालों को ससुराल में ही बुला लेती और दिन भर अपने रूम के अंदर मजे करती और खाना ऑर्डर करती रहती। शुभम के माता पिता को रजनी से कोई मतलब नहीं होता था। वह दोनों उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि उन दोनों को बहुत अच्छे से रजनी की असलियत पता थी। और सास ससुर तो ऐसे भी बदनाम होते हैं, पता नहीं वह उन्हें क्या बोल दे, क्या इल्जाम लगा दे। रजनी का मन और बढ़ता जा रहा था और उसके घर वालों का भी। रजनी शुभम के कार्ड से बहुत ज्यादा खरीदारी करने लगी थी। कभी वह अपने लिए डायमंड्स के सेट खरीद लेती, तो कभी अपनी बहन के लिए, कभी अपनी माँ के लिए महंगे जेवर खरीद लेती, तो कभी अपने पापा के लिए महंगा मोबाइल। शुभम को भी लग रहा था कि रजनी कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची कर रही है, पर जब वह कुछ बोलता तो रजनी मुंह फुलाकर बैठ जाती और शुभम चुप हो जाता। धीरे धीरे रजनी ने शुभम के कार्ड से लिमिट से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली और शुभम उसे भर भी नहीं पाया था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शादी के बाद उसने इतना ज्यादा बेतहाशा खर्च किया था, क्योंकि शुभम एक नौकरी ही तो करता था। भले ही उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी, पर तनख्वाह से ज्यादा खर्च करने पर कर्ज तो होगा ही। और शुभम के पास अब अकाउंट में भी पैसे नहीं थे कार्ड की पेमेंट करने के लिए। शुभम ने अपने पापा से बोला, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मेरे कार्ड की पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो शुभम के पापा ने साफ मना कर दिया और बोला कि तुम खुद कमाते हो, मेरा बिजनेस तो तुमने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो जब तुम खुद कमाते हो तो मैं पैसे तुम्हें क्यों दूं, और तुम्हारी सैलरी तो अच्छी खासी है और आमदनी से ज्यादा खर्च करना तो बेवकूफ़ी होती है, चाहे कोई कितना भी कमाई करता हो।
अब तो पैसों का इंतजाम तुम खुद करो। शुभम की माँ ने बोला, देखो शुभम, मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो और तुम्हें खुद इसका सामना करना पड़ेगा। हमसे कोई उम्मीद मत रखो। यह हमारा बिजनेस है और हमारे बाद भले ही यह तुम्हारा होगा, पर अभी यह हमारा है और हम इसे तुम्हारे पर बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं तो हम अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे। हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, लेकिन क्या गारंटी है कि यह पहली और आखिरी बार होगा। यह सब कुछ रजनी सुन रही थी। वह तमतमाते हुए अपने रूम से बाहर निकली और बोली, तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया पागल हो गए हो क्या, जो सारी जायदाद को दबा कर बैठे हो। मरोगे तो साथ लेकर जाओगे क्या? आखिर यह सब कुछ अपने बेटे को ही तो दोगे। और कौन है तुम्हारा? पाँव कब्र में पड़े हुए हैं और संपत्ति का इतना लालच। चुपचाप घर में बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए, तो बिजनेस चलाया जा रहा है और ना जाने क्या क्या। शुभम के माँ बाप को रजनी ने बोला। शुभम ने पहली बार रजनी के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी। शुभम को तो यकीन नहीं हो रहा था कि रजनी ऐसा बोल सकती है। अब शुभम की माँ ने बोला, देखा शुभम, मैंने तुमसे क्या कहा था। अब सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है ना, अब भुगतो। तो इस लड़की की फिजूल खर्ची के लिए तो हम 1 रुपया भी अपने बिजनेस से नहीं देने वाले। रजनी की बातें सुनकर तो शुभम भी जड़ हो गया था। कोई उसके माँ बाप को इस तरह से कैसे बोल सकता है। आज शुभम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रजनी ने अपने मुंहफट अंदाज में शुभम से बोला, अरे शुभम, यह बुढ़ा तो वैसे भी मरने ही वाला है, कुछ दिनों में मर ही जाएगा और सारी जायदाद खुद ब खुद तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। तुम चिंता क्यों करते हो? शुभम तो धम से सोफे पर बैठ गया रजनी की ऐसी बातें सुनकर। लेकिन रजनी के सास को बहुत जोर का गुस्सा आया अपने पति के लिए ऐसी बातें सुनकर, और उसने एक जोरदार तमाचा रजनी के गाल पर लगाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? हो कौन तुम? रजनी ने बोला, बुढ़िया, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे पता भी है मैं क्या चीज हूँ। अभी पुलिस को बुलाकर तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को अंदर करवा दूंगी दहेज मांगने के इल्जाम में। पता है ना कि पुलिस बहू की ही सुनेगा, ना कि सास ससुर की। रजनी की सास ने बोला, बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या है, लेकिन तुझे शायद नहीं पता कि मैं क्या हूँ। इतना तो पता होगा ही ना कि हम कितने पैसे वाले हैं। जिसे देखकर तुमने मेरे बेटे शुभम को फंसाया था, तो फिर यह भी सोच लो कि हम क्या कर सकते हैं। तो यह पुलिस की धमकी किसी और को देना। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो अगर सच में भी मैं तुझे मारूं ना, तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं पैसे का कोई घमंड नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन तुम जैसे नीच को सीधा करने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। बल्कि मैं चाहूँ तो अपने पैसों के दम पर अभी तुझे और तेरे पूरे खानदान को जेल भिजवा सकती हूँ। तो मेरे से तो उलझना भी मत। इतने सालों से इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं हम, तो हमारे कैसे कैसे लिंक होंगे और किन किन लोगों से लिंक होंगे, इसका अंदाजा तो तुझे होगा ही। और पैसों की कोई कमी तो हमें है नहीं, तो यह दहेज के कानून की धमकी हमें मत दे। मुझसे उलझेगी तो तुझे भारी पड़ जाएगा और तेरा सारा खानदान सालों जेल में सड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मुझसे दूर रहने में तेरी भलाई है। तुझे क्या लगा तेरी छिछोरी हरकतें देखकर मैं चुप थी और मैं तुझसे डरती थी? नहीं, बल्कि तेरे जैसे नीच के मैं मुंह नहीं लगना चाहती थी। तेरी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की। वह तो मेरे बेटे की बेवकूफ़ी थी कि तेरे जाल में फंस गया, और अब वह अपनी बेवकूफ़ी की सजा भुगत रहा है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। यह कहकर शुभम की माँ शुभम के पिता को लेकर अपने रूम में चली गई। रजनी को भी समझ में आ गया था कि शुभम की माँ बहुत तेज है और वह उससे उलझ नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद शुभम अपने मम्मी पापा के रूम में गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैं रजनी के प्यार में पागल था। लेकिन अब तो रजनी की असलियत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कितनी बदतमीजी से आप लोगों से बात की उसने। मैं तो उसका पति हूँ, मेरे ऊपर पता नहीं कल को वह क्या इल्ज़ाम लगा देगी। शुभम की माँ ने बोला, इसीलिए तुझे वक्त रहते बहुत समझाया था, लेकिन तू नहीं माना। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। शुभम ने बोला, हाँ माँ, क्या कर सकते हैं, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। शुभम के पापा ने बोला, बेटा, तेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भरना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक बार मैंने यह भर दिया तो यह हमेशा का सिलसिला चल पड़ेगा। और कहावत है ना, जितने चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। तेरी तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, फिर भी तेरे ऊपर कर्ज हो गया, और यह बिजनेस तो मैं चलाता हूँ। भले ही कल को यह तुम्हारा होगा, पर रखा हुआ धन खाने से तो इंसान मिट्टी खोद कर भी खा जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शुभम ने बोला, हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। शुभम के पापा ने बोला, चिंता मत करो, इस बार मैं बिल भर देता हूँ।
उधर अगले दिन से रजनी का व्यवहार भी बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा था। वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास गई और उनसे माफी मांगने लगी और बोली, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ करके एक मौका और दीजिए, मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। शुभम और उसके माँ बाप को रजनी का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर 1 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और रजनी शुभम के माँ बाप की बहुत सेवा भी करती थी। शुभम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर एक दिन शुभम की माँ ने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, मेरे पति की तबीयत खराब होने वाली है, उन्हें कुछ तो होने वाला है। डॉक्टर साहब ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रही है मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पति की तबीयत खराब होने वाली है। शुभम की माँ ने बोला, डॉक्टर साहब फिजूल की बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, आप तुरंत मेरे घर आ जाइए। मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पति को कुछ तो होने वाला है, आप देर मत कीजिए, तुरंत घर आ जाइए। और डॉक्टर तुरंत शुभम के घर आ गए और डॉक्टर के आते ही शुभम के पिता बेहोश होकर गिर गए और उनके मुंह से झाग आने लगी। डॉक्टर ने जल्दी से शुभम के पिता का चेकअप किया तो उनके पेट में जहर था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने जल्दी से शुभम के पिता के पेट की सफाई की और उनकी जान अब खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बोला, मैडम आपने बहुत सही वक्त पर मुझे बुला लिया, यह इतना खतरनाक जहर था कि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। लेकिन आपको कैसे पता था कि आपके पति को कुछ होने वाला है और आपने मुझे पहले ही बुला लिया था? शुभम की माँ ने बोला, हाँ बताती हूँ, पर पहले मुझे पुलिस को भी बुलाने दीजिए क्योंकि किसी को जेल भी भिजवाना है। पुलिस और जेल का नाम सुनकर रजनी के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। शुभम ने बोला, मम्मी पुलिस को क्यों बुला रही हो, क्या पापा को जानबूझकर किसी ने जहर दिया है? शुभम की माँ ने बोला, पुलिस को आने दो, सारी बातें खुद ही पता चल जाएंगी। रजनी के चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा था। वह बोली, मम्मी जी मैं भी जरा अपने मायके होकर आती हूँ, मेरे पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, जरा एक बार उनसे मिलाऊं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तो शुभम की माँ ने बोला, हाँ मिल लो, वैसे घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि तुम सब अब एक साथ ही जेल में रहोगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भी इस बार जेल में तुम्हारा साथ देने के लिए आएंगे। रजनी ने बोला, यह अब कैसी बातें कर रही है? तो शुभम की माँ ने एक जोरदार तमाचा रजनी को लगाया। तब तक पुलिस भी आ गई। शुभम की माँ ने बोला, गिरफ्तार कर लीजिए रजनी को, इसने अपने ससुर को जहर देकर मारने की कोशिश की है। रजनी ने बोला, यह कैसी बातें कर रही है आप, मैं क्यों अपने ससुर को जहर दूंगी? बिना सबूत के आप मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? रजनी की सास ने बोला, सबूत चाहिए तुम्हें? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे किचन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। किचन में क्या, मेरे सारे घर में लगे हुए हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे नौकरदाई हैं और किचन का सारा काम भी वही करते हैं। तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने शुरू से ही अपने पूरे घर में कैमरे लगवा रखे हैं, लेकिन शायद इस बारे में तुम्हें पता नहीं था। यह कहकर रजनी की सास ने किचन की सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दी जिसमें एक नौकर शुभम के पिता के लिए खाना परोस रहा था। इसी बीच रजनी किचन में आई और उसने कुछ दूसरा काम बोला जिसे करने के लिए वह दूसरी ओर मुड़ा और रजनी ने नजर बचाकर अपने पास से एक पुड़िया निकाली जिसमें सफेद रंग का कोई पाउडर था और उसने जल्दी से शुभम के पिता के दाल में उसे मिला दिया और चम्मच से मिक्स कर दिया और नौकर कुछ देख नहीं पाया और वह खाना ले जाकर शुभम के पिता को दे दिया। उन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद इस फुटेज में शुभम की मां नजर आई थी और उन्होंने घबराकर पहले डॉक्टर को फोन किया। रजनी ने बातें बनानी शुरू की और बोला, मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला पापा जी के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैं तो पापा जी के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी और वहां से भगवान के प्रसाद के रूप में पिसी हुई चीनी लेकर आई थी और उसी को मैंने पापा के दाल में मिलाया था। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैंने उसमें जहर मिलाया है? इस तरह से आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? मम्मी जी मैं बेकसूर हूँ, मैं भला अपने ही ससुर जी को जहर क्यों दूंगी? कहकर रजनी ने इमोशनल ड्रामा शुरू किया जिसे देखकर एक बार पुलिस वालों को भी लगा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तो रजनी की सास ने बोला, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। यह कहकर रजनी की सास ने अपने फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें रजनी और उसके माँ बाप की बातें हो रही थी। रजनी के पिता रजनी से बोल रहे थे, देख बहुत ही कारगर जहर लाकर तुझे दिया है इस बार, बस तुझे किसी तरह से अपने ससुर को यह खिलाना पड़ेगा, खाते ही उनका काम तमाम हो जाएगा, पर ध्यान रखना किसी को पता ना चले, इतना तगड़ा जहर है कि वह बचने वाले नहीं। और फिर रजनी की माँ ने बोला, अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है ना तेरी सास, बस तेरा ससुर रास्ते से हट जाए, सब कुछ तेरे पति के हाथों में आ जाए, फिर उस बुढ़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना और फिर हम सब मिलकर उस दौलत के मजे लेंगे। फिर रजनी ने बोला, हाँ माँ बिल्कुल, या बुढ़ा रास्ते से हट जाए तो अकेली बुढ़िया मेरा क्या ही कर लेगी
और इनका पागल बेटा तो मेरे प्यार में पागल है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे घड़ियाली आंसुओं में बह गया और फिर से मुझे पागलों की तरह प्यार करता है। बस एक बार यह सारी दौलत मेरे हाथों में आ जाए, फिर इस बुढ़िया को तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगी रास्ते से हटाने में। नौकर बनाकर रखूंगी इसे मैं। और मेरा पागल पति तो मेरे प्यार में इतना अंधा है कि उसे बस अपने चश्मे से जो दिखाऊंगी वह वही देखेगा, जैसा कि आज तक हो रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी मेरे ऊपर अंधा विश्वास कर रहा है। मेरे घड़ियाली आंसुओं में आकर कहकर रजनी हंसने लगी। यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर तो रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वॉइस रिकॉर्डिंग रजनी की सासू माँ के पास कैसे आ गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रजनी की सास ने बोला, क्यों, बोल दो, यह तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की आवाज़ नहीं। क्या अब और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही दिमाग दिया है? उस दिन उतना सब कुछ होने के बाद अगले दिन तुमने ऐसा रंग बदला और इतनी अच्छी बहू बन गई। भले ही तुम्हारा पति तुम्हारे घड़ियाली आंसुओं में आ गया हो, पर मुझे पता था कि दाल में जरूर कुछ काला है। रातों रात कोई इतना नहीं बदल सकता। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे पर हमेशा नजर रखी। मैंने तुम्हारे बाप के साथ रोज दारू पीने वाले उसके दोस्त को अपने साथ मिलाया, कुछ पैसे देकर, और तुम्हारे बाप के फ़ोन को ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग पर लगवा दिया ताकि तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड होती रहें, क्योंकि तुम्हारे बाप को तो फ़ोन की इतनी जानकारी है नहीं कि वह जान सके कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और जब यह सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा तो मैंने तुम्हारे बाप के दोस्त को फ़ोन लगाया और उसके फ़ोन की सारी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवाई, तो उसमें मुझे यह मिला। अब बोलो, तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? और इतना सबूत तो काफ़ी है तुम लोगों को जेल में सड़ाने के लिए। इसे और इसके खानदान को तुरंत लेकर जाइए, रजनी की सास ने पुलिस वालों से कहा। रजनी को लेकर पुलिस चली गई। डॉक्टर साहब ने भी कुछ जरूरी दवाइयाँ लिख दी और शुभम के पिता को आराम करने के लिए बोला। शुभम अपना सुध-बुध खोकर जमीन पर बैठा हुआ था। एक तरफ उसके पिता की जान पर खतरा था उसकी पत्नी की वजह से, दूसरी तरफ वह एक ऐसी पत्नी पर विश्वास कर रहा था। वह इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह भी तब जब उसकी माँ ने उसे लाख समझाया था। शुभम की माँ को शुभम का दुख समझ में आ रहा था। उसने बोला, देखो शुभम, जो हो गया सो हो गया, जहाँ जागो वही सवेरा। आगे से कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना। और शुभम अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा।